वेलकम टू एग्जामवीर। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं और अब अपना टॉपिक जो चलेगा वो मुगल काल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मुगल काल का कार्यकाल जो है 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। उससे उसमें विजय के पश्चात मुगल काल शुरू होता है और 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था जो अंग्रेजों के समय में लड़ा गया था। इसकी समाप्ति पर मुगल काल भी समाप्त हो गया था और अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई थी। तो हम लोग करेंगे मुगल काल। देखिए मुगल काल ये है और 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी कार्यकाल माना जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आइए करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ वीडियो शुरू करते हैं अपना है। तो देखिए पहला प्रश्न ये है यहाँ पर कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इसमें था ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन आपका बी था, लोधी वंश। लोधी वंश को परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस समय लोधी वंश का शासक कौन था? वो इब्राहिम लोधी था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया था उसने, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना या मुगल वंश या मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुलगुमा नीति क्या थी? तुलगुमा एक युद्ध नीति थी कि किस तरह से सेना को आगे बढ़ाया जाए, पीछे ले जाए, किस तरह से उसको विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाए, ये तुलगुमा नीति थी। तो तुलगुमा नीति का सर्वप्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध में प्रयोग किया था? तो ये था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 हुआ था और ये तुलगुमा युद्ध नीति बाबर ने उज़्बेकों से ली थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अक्सर पूछता है कि तुलगुमा नीति जो युद्ध नीति थी, तुलगुमा क्या थी? एक युद्ध नीति बाबर ने किससे लिया था? तो ये जो उज़्बेक थे, उज़्बेकों से बाबर ने इस नीति को सीखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और खोल दिए थे, जिसके लिए उसे इस उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद में बाबर ने खूब धन को अपने सगे संबंधियों में, अमीरों में बांटा था, जिससे कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाने लगा था। तो वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1526 में लड़ा गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड थी वो किसने बनाई थी? तो देखिए इसमें अशोक होगा नहीं, अकबर होगा नहीं, हुमायूं होगा नहीं, तो बी ऑप्शन शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी जो अफगान शासक था, इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। और शेर शाह सूरी ने शासन कब किया था? 1540 से कब किया था? 1540 से 1545 तक शासक रहा था। और इस ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम भी कहा जाता था। यह सड़क भारत में को मध्य एशिया से जोड़ती थी। जो ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी बनवाई गई थी, यह सड़क जो थी भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी। इससे व्यापार में बहुत ही उन्नति हुई थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जब अकबर ने गुजरात की विजय की उसके बाद में किस इमारत का निर्माण कराया था? ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इसमें ये था, देखिए ये बी ऑप्शन इसमें होगा, ये बी बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा को 1575 ईस्वी में बनवाया गया था। अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1575 ईस्वी में बनवाया था। और ये बुलंद दरवाज़ा है कहाँ? देखिए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये आगरा से जो 40 किलोमीटर दूर एक शहर है, इसको फतेहपुर सीकरी कहते हैं। यहीं पर ये बुलंद दरवाज़ा 1575 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? ये गुजरात विजय की यादगार करने के लिए, गुजरात विजय की याद में इसने बनाया था। यानी कि देखिए ये बी ऑप्शन होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए अकबरी एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो आइन ए अकबरी जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। आइन ए अकबरी जो लिखा था किसने लिखा था? अबुल फजल। देखिए अकबर के दरबार में अबुल फजल जो थे, अकबर के दरबार में 1579 से 1602 ईस्वी के बीच में ये रहे थे और अकबर के दरबारी कवि थे।
अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल, इन्होंने ही आइन ए अकबरी पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी किसके बीच में लड़ी गई थी, ये राजपूत और मुगल के बीच में लड़ी गई थी, कि अकबर हिमू की भी लड़ी गई थी, बाबर इब्राहिम लोदी की लड़ी गई थी, या सिकंदर और आदिल शाह की लड़ी गई थी। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन होगा ए बिल्कुल सही होगा, अकबर और हिमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। देखिए इसमें हिमू आया है, हिमू का नाम जो था हेमचंद्र विक्रमादित्य था। देखिए भाई हिमू का नाम जो था हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया था। दीन ए इलाही जो नया धर्म जो शुरू किया गया था अकबर ने शुरू किया था। इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो दीन ए इलाही को अकबर ने 1582 ईस्वी में कब शुरू किया था। दीन ए इलाही को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में शुरू किया था। तो इसको जो है तौहीद इलाही भी कहा गया था। दीन ए इलाही धर्म जो था इसको तौहीद ए इलाही भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका एक थी चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधी, यानी कि चांद बीबी थी वो कहाँ की शासिका थी। तो चांद बीबी शासिका थी अहमदनगर की शासिका। कहाँ की थी, अहमदनगर, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो चांद बीबी जो थी बीजापुर के शासक अली आदिल शाह प्रथम की ये पत्नी थी। भाई जो चांद बीबी जो थी बीजापुर के शासक थे अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अकबर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, अकबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। मनसबदारी व्यवस्था एक सैन्य और नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था थी। अकबर ने 1571 ईस्वी में शुरू किया था। इसको कब शुरू किया था, 1571 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। अपने काल का महान संगीतज्ञ जो तानसेन था किसके राज दरबार में था। तो ये अकबर के भाई समी थे। अकबर तानसेन को जो है राम तनु पांडे भी कहते थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी। देखिए हर समय की अपनी भी राजभाषा होती है। अंग्रेजों के समय अंग्रेजी थी, है ना, और तो इसी तरह से मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। दरबार के सारे काम जो थे फारसी भाषा में होते थे। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कहते हैं कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ये अकबर था। देखिए ए बाबर है, फिर हुमायूं है, जहांगीर, अकबर, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल राज्य की स्थापना किस युद्ध से हुई थी। तो इसमें हम कह सकते हैं देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, सी ऑप्शन सही है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध से जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था उससे पड़ी थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहते हैं कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा मतलब चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया था। तो मुगल चित्रकारी का सबसे अधिक विकास जो हुआ था किसके समय में हुआ था, ये जहांगीर था। जो जहांगीर जो शासक कब से कब तक था, 1605 से 1627 तक शासक रहा था। इसके समय में चित्रकारी बहुत ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी जहांगीर के समय में। और इसके समय में जो अगर पूछा जाए कि जहांगीर के समय में प्रसिद्ध कुछ चित्रकार थे, जैसे अबुल हसन था, उस्ताद मंसूर थे और बिशनदास, ये इसके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हुआ था। ये अक्सर ये प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के समय में कौन कौन चित्रकार थे। अबुल हसन दे देगा, उस्ताद मंसूर दे देगा, बिशनदास दे देगा। ठीक है, तो इनके समय में चित्रकारों को भी उनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कहते हैं कि निम्नलिखित में से ठीक है किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी। तो ये था देखिए अबुल फजल, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अबुल फजल ने अकबर नामा लिखी थी। और अकबर का शासक कब तक रहा था। तो अकबर जो शासक था 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक रहा था। इसके कार्य इसकी जो जीवन गाथा लिखा था अबुल फजल ने, और किस नाम से लिखा था, अकबर नामा के नाम से लिखा था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी मतलब डायरी में दिया है? तो किसने दिया है? ये जो थे बाबर ने यहाँ की ऋतुओं के बारे में, प्राणी जगत के बारे में, जंगलों, वनस्पतियों आदि के बारे में बहुत ही विशद वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह की महानता का द्योतक ये कहते हैं ये प्रशासनिक सुधार। शेर शाह सूरी बहुत ही कम समय के लिए शासक रहा था, 1540 से 1545 तक, 1540 से 1545 तक रहा था। लेकिन इसने जो अपने समय में अनेक तरह के प्रशासनिक सुधार किए थे, तो अपनी प्रशासनिक सुधारों के कारण शेर शाह सूरी को बहुत ही याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा एक पुस्तक है, तो इसको लिखा था गुलबदन बेगम। अब गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जो थी बाबर की बेटी थी और हुमायूं की चचेरी बहन थी ये। तो इसने ये लिखा था हुमायूं नामा। किसके कहने पर लिखा था? जो अकबर के अनुरोध पर इसने लिखा था। अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। यानी कि हुमायूं का पुत्र जो था अकबर के अनुरोध पर जो गुलबदन बेगम थी, उन्होंने हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना की थी। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। फारसी भाषा का अनुवाद किया गया था, किसने किया था? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया था, किसने किया था? तो वो बी है, रज्मनामा। ये ऑप्शन इसमें बी सही होगा, रज्मनामा कहते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था रज्मनामा। किसने किया? रज्मनामा के नाम से ये किया गया था। तो रज्मनामा जो है अब्दुल कादिर बादायनी और फैजी ने किया था। अब्दुल कादिर बादायनी और फैजी ने किया था। लेकिन इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसने लिखा था? प्रस्तावना लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। प्रस्तावना जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि कहते हैं कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सैयद जो भाई थे या सैयद बंधु थे, उनका पतन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कहते हैं मोहम्मद शाह ही थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद जो भाई थे उनका पतन हो गया था। तो ये मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? मोहम्मद शाह का शासनकाल जो था 1719 से 1748 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? देखिए हम सभी जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में। अभी पूछा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, यह एक उर्दू शायर भी थे। बहुत बड़े उर्दू शासक तो थे ही, सम्राट तो थे ही, ये बहुत बड़े उर्दू शायर भी थे। और 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद में इनको वर्मा भेज दिया गया था। वहीं पर इनका देहावसान हो गया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं इनको दफना दिया गया था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था वो आपका था टोडरमल, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से थे और ये अकबर के समय में वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री को उस समय कहा जाता था दीवान अशरफ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन को या पूजा गृह कहो का क्या नाम था? तो इबादत खाना, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये देखिए सी ऑप्शन इबादत खाना। अगला क्वेश्चन कहते हैं सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो ये थे, बहुत ही आप सभी जानते हैं कि तानसेन और बैजू बावरा जो संगीतज्ञ थे वो अकबर के समय में हुए थे। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस जो थे के लेखक तुलसीदास थे, किसके शासनकाल में थे? वो थे आपके देखिए अकबर के समय में थे। तुलसीदास को हम लोग राम बोला दुबे के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म किसका जन्म? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव जो बांदा में है उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए एक बार और यहाँ हम लोग जान लें कि रामचरितमानस पुस्तक अलग है और रामायण पुस्तक अलग है।
रामायण जो लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उसी का अनुवाद जो ये था रामचरितमानस, अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। इसको लिखा था तुलसीदास जी ने, और जबकि जो रामायण है वो संस्कृत में है, वो वाल्मीकि जी ने उसको लिखा था। ठीक है, तो ये दोनों में आप लोग अंतर समझ रहिएगा कि क्या अंतर होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कहते हैं कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने को प्राप्त गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा की धारणा की थी। तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध को जीतने को प्राप्त गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वह युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था बाबर के लिए। ठीक है, तो खानवा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? ये 16 मार्च। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। इसी खानवा के युद्ध को विजित करने के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था, और जब युद्ध जीत गया तो उसने गाजी की उपाधि धारण की थी कि धर्म योद्धा हो गया वो है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, और पूछ रहा है किस भाषा में, किस लैंग्वेज में उसको लिखी थी? तो हम सभी जानते हैं वो तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की मूल भाषा में उसने बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो था मूल रूप से शासक कहाँ का था? तो मूल रूप से शासक जो था वो फरगना में था, फरगना का शासक था। तो आज हम लोगों ने मुगल काल के ये कुछ क्वेश्चन किए हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चनों को जारी रखेंगे जब तक ये सारे क्वेश्चन मुगल काल के समाप्त नहीं हो जाते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छी वीडियो लग रही तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी किए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।